हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोहरा केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेन जून 2022 एग्जाम के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर 25 जून 2022 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। इस वीडियो में हम पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें हम सेक्शन ए के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि पार्ट 2 देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 को भी देख सकते हैं, जिसमें हमने सेक्शन ए के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का डिस्कशन किया है। यहाँ वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम उनके आंसर्स, उनके सॉल्यूशंस और ये भी देखेंगे उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था और वो क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे गए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया है। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11, द मेटल आयन इन गैसियस स्टेट विथ लोएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज। द ऑप्शंस आर ए वेनेडियम प्लस टू, बी निकल प्लस टू, सी क्रोमियम प्लस टू एंड डी एफई प्लस टू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर बी। अभी कैसे आया, तो जरा एक बार क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको मेटल आयन बताना है गैसियस स्टेट में, कि जिस मेटल आयन का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लोएस्ट होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आती है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। और आपको मेटल आयन के गैसियस स्टेट में, फ्री स्टेट में, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जहाँ पे होगी, जहाँ पे आयंस आपको दे रखे हैं, मेटल आयंस दे रखे हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इनके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सबसे मिनिमम आएगा, उसी मेटल आयन का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी सबसे लोएस्ट होगा। ओके, तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन और इसका सॉल्यूशन, जिससे हमको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बी कैसे है। ओके, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेबल बना ली है। उस टेबल में हमने सबसे पहले लिखा है आयन के बारे में, उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इस पर्टिकुलर आयन का, उनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और फिर हम देखेंगे उनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बोर मैग्नेट्रॉन में कितनी आएगी बाय द फॉर्मूला अंडर रूट एन एन प्लस टू। ओके, सबसे पहला आयन है वेनेडियम प्लस टू। जैसा कि हम जानते हैं वेनेडियम प्लस टू की बात कर रहे हैं, वेनेडियम होता है 3d3 4s2 और वेनेडियम प्लस टू हो जाएगा 3d3 4s0। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड होंगे, 2 अनऑक्यूपाइड रह जाएंगे, वैकेंट रह जाएंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एन आ जाएगा 3। और जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी 3.84 बोर मैग्नेट्रॉन। ओके, इसी तरह जब आप निकल की बात करें, तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s2। लेकिन जब हम निकल प्लस टू की बात कर रहे हैं, तो निकल प्लस टू आयन के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का 3d8 4s0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 3d8 है, इसमें पहले आप 5 ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर एक-एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएंगे, तो आपके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे इस 3d8 के अंदर। तो जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू आ गई 2 और आपके पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन। ओके, इसी तरह हम आगे चले। अब क्रोमियम प्लस टू की बात करें, क्रोमियम होता है 3d5 4s1। ओके, तो क्रोमियम प्लस टू की जब हम बात करें, तो हो जाएगा 3d4 4s0। 3d4 है, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आपके पास 3d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 ऑक्यूपाइड होंगे, सभी में आप अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो। तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 4, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी 4.84 बोर मैग्नेट्रॉन। और हमारे पास लास्ट स्पीसीज है Fe+3। तो आप Fe+2 आयन, सॉरी, तो Fe जो होता है वो होता है 3d6 4s2। तो Fe+2 आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6 4s0। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3d6 है, तो 5 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक में पेयरिंग हो जाएगी, तो आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो n की वैल्यू हो जाएगी 4 और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी 4.84 बोर मैग्नेट्रॉन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, निकल प्लस टू के लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे मिनिमम है, तो उसके लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी सबसे कम आ रही है 2.84। ओके, तो हम क्या कहेंगे, since among all the above given ions nickel plus 2 ion has minimum number of unpaired electrons,
Therefore, nickel plus 2 ion will have lowest spin only magnetic moment value. Okay, thus option B is the correct answer. अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है और एक तरह से मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन है। हाँ, अगर आपने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो हो सकता है मॉडरेट क्वेश्चन भी आपके लिए हो जाए। क्या कहता है जरा ये क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। जरा एक बार देखिए इसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। आपके सामने टू स्टेटमेंट गिवन है। वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। जो पहला स्टेटमेंट है उसको आपको नाम दिया गया है असर्शन ए और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसे कहा गया है रीजन आर। अब जरा असर्शन ए क्या है उसे देखें, फिर हम रीजन आर की बात करें। assertion A कह रहा है polluted water may have a value of BOD of the order 17 ppm। इसी तरह से रीजन आर क्या कह रहा है, BOD is a measure of oxygen required to oxidize both the biodegradable and non-biodegradable organic material in water। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या पूछा गया है assertion और रीजन के रेस्पेक्ट में, तो जरा देखिए आगे। In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the option given below। पहला ऑप्शन ए क्या कह रहा है, both A and R are correct and R is the correct explanation of A। आगे देखिए एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है both A and R are correct but R is not the correct explanation of A। सी ऑप्शन कह रहा है A is correct but R is not correct। डी ऑप्शन कह रहा है A is not correct but R is correct। अब इस क्वेश्चन का जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है उसका करेक्ट आंसर है आंसर सी। मींस जो आपका पहला स्टेटमेंट है असर्शन है वो तो करेक्ट है बट इसका रीजन जो दे रखा है वो करेक्ट नहीं है। इसके लिए हमें बीओडी की फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तब हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए जरा इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें क्लीन वाटर की, तो जो क्लीन वाटर होता है, क्लीन वाटर हैव बीओडी लेस देन 5 ppm while highly polluted water may have BOD greater than or equal to 17 ppm। Hence assertion A is correct। ठीक है, जहां हम बात करते हैं BOD की, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, तो क्लीन वाटर के लिए उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, 5 ppm से भी कम होती है। जबकि अगर हम हाईली पॉल्यूटेड वाटर की बात करें तो उसका BOD जो है वो 17 ppm के इक्वल या उससे ग्रेटर भी हो सकता है। यानी जो आपका असर्शन ए दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बात करें रीजन की। रीजन में हमको ये बताना है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है। ठीक है, तो जरा देखिए ध्यान से। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर हम बात करें तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट इज BOD इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सैंपल ऑफ वाटर आपको दे रखा है, कि उस सैंपल ऑफ वाटर का सर्टेन वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बैक्टीरिया को कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वो कहलाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीधा सीधा किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि hence the BOD is a measure of oxygen required to oxidize only biodegradable matter। okay, only biodegradable organic matter। hence as reason R is not correct, क्योंकि रीजन आर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सारे बात की गई है। जबकि BOD जो है वो किसका मेजर है, वो है मेजर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ओनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। हेंस रीजन आर इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब हुआ असर्शन करेक्ट है, वो हमने समझा दिया कैसे। रीजन करेक्ट नहीं है और उसका करेक्ट आंसर और करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए। thus we can say the correct answer is option C। अब आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका प्यूरिफिकेशन चैप्टर है उस पे बेस्ड है यहाँ पे, और एक तरह से मॉडरेट क्वेश्चन है क्योंकि आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। आपके सामने टू स्टेटमेंट्स हैं। अगेन ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ओके, अब क्या कह रहा है ये असर्शन और रीजन जरा देखें। असर्शन ए कहता है अ मिक्सचर कंटेन्स बेंजोइक एसिड एंड नैफ्थलीन। द प्योर बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड आउट बाय द यूज ऑफ बेंजीन। द रीजन आर सेज बेंजोइक एसिड इज सोल्युबल इन हॉट वाटर। ओके, अब आपको बताना है इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो।
Option A says both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B says both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C says A is true but R is false. And option D says A is false but R is true. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर डी, मींस जो आपका स्टेटमेंट ए है, जो आपका असर्शन ए है वो फॉल्स है, लेकिन जो रीजन आर है वो ट्रू है। अभी कैसे है तो जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात, बोथ बेंजोइक एसिड एंड नैफ्थलीन विल डिसॉल्व इन बेंजीन। देखो जब हमें किसी को सेपरेट करना होता है ना, तो उसका कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक सब्सटेंस उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना चाहिए तो दूसरा डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर आप उस डिसोल्यूशन के कंसेप्ट की बेसिस पे आप दो कंपाउंड को सेपरेट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं बेंजीन, तो बेंजोइक एसिड और नैफ्थलीन दोनों के दोनों उस बेंजीन के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। हेंस प्योर बेंजोइक एसिड कांट बी सेपरेटेड आउट बाय द यूज ऑफ बेंजीन। तो जैसा कि असर्शन में कहा गया है कि प्योर बेंजोइक एसिड को सेपरेट कर सकते हैं बेंजीन को यूज करते हुए, तो ये बात गलत है। प्योर बेंजोइक एसिड को आप सेपरेट नहीं कर सकते बेंजीन को यूज करते हुए, इसका मतलब हो गया हेंस असर्शन इज फॉल्स। असर्शन का स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि बेंजोइक एसिड और नैफ्थलीन का जो मिक्सचर है वो दोनों के दोनों बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएंगे और आपके प्योर बेंजोइक एसिड सेपरेट आउट नहीं हो पाएगी। अब जरा रीजन को भी समझ लेते हैं। However, benzoic acid and naphthalene can be effectively separated by crystallization. अगर आप क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो आप बेंजोइक एसिड और नैफ्थलीन को इफेक्टिवली सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? बेंजोइक एसिड इज soluble in hot water whereas naphthalene is insoluble in hot water. अब जहां आप हॉट वाटर की बात कर रहे हैं तो वहां पे बेंजोइक एसिड सॉल्युबल होगा, जबकि नैफ्थलीन जो है वो इनसॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नैफ्थलीन तो सॉल्युबल है ही नहीं, जो हॉट वाटर के अंदर तो डिसॉल्व होगा ही नहीं, जबकि बेंजोइक एसिड सॉल्युबल हो जाएगा। इसका मतलब जो रीजन है वो बिल्कुल सही दे रखा है। तो हम क्या कहें, तो हम कह देंगे देयरफॉर assertion is false but reason is true. Okay, thus the correct answer of this question is option D, which says assertion is false but reason is true. अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, एलिमेंट डिटेक्शन की जब हम बात करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जब हम बात करते हैं उसका क्वेश्चन है, और ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग halogen test sodium fusion extract, that is soda extract, is boiled with concentrate HNO3 2। अब आपको क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब आप हेलोजन टेस्ट करते हैं तो जो आप सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, जिसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है, उसको आप HNO3 के साथ बॉइल्ड करते हैं। तो HNO3 के साथ बॉइल करने का क्या रीजन है वो यहाँ आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए सेज रिमूव अनरिएक्टेड सोडियम, ऑप्शन बी सेज decomposed cyanide or sulfide of sodium, option C says extract halogen from organic compound, and option D says maintain the pH of extract। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर और करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर बी, दैट इज टू डिकम्पोज साइनाइड और सल्फाइड ऑफ सोडियम। अभी कैसे आया तो जरा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। ड्यूरिंग हेलोजन टेस्ट sodium fusion extract is boiled with concentrate HNO3 to remove sodium cyanide and sodium sulfide formed during the Lessane test। जब आप लेसाने टेस्ट करते हैं तो सोडियम सल्फाइड जो बन जाता है, सोडियम साइनाइड जो बन जाता है, उसको रिमूव करने के लिए आप सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या जिसको हम सोडा एक्सट्रैक्ट बोलते हैं उसको बॉईल करते हैं HNO3 के साथ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हेलोजन टेस्ट के अंदर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को बॉयल किया जाता है कंसंट्रेट HNO3 के साथ, तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो लेसाने टेस्ट में सोडियम सल्फाइड और सोडियम साइनाइड बन गया था उसको हमें हटाना है, और इसका मतलब हो गया कि उसको हटाने के लिए आपने HNO3 के साथ उसको बॉयल करना पड़ता है, इसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को। कब? ड्यूरिंग हेलोजन टेस्ट। ओके, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 एक मॉडरेट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अमॉन्ग्स द फॉलोइंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन इज। आपके सामने केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसमें आपके पास अनसैचुरेटेड साइक्लिक ईथर गिवन है इन द रिएक्टेंट, और आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो ब्रोमीन और मेथनॉल के साथ, और आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा।
देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन होगा यहाँ पर, और आपको यहाँ पे बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं आपको चारों ऑप्शन एक बार बता देता हूँ, तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन क्या गिवन है आपके पास। जैसा कि आप देख सकते हैं, चारों कंपाउंड में साइक्लिक ईथर पर ब्रोमीन का और OCH3 ग्रुप का एडिशन हुआ है, ए, बी, सी और डी। बस आपको ये बताना है कि उनका एडिशन कैसे होगा और प्रोसेस कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर ए। दैट मीन्स द स्ट्रक्चर दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अभी कैसे हुआ, तो जरा इसको समझते हैं कि ए आंसर कैसे आया। तो सबसे पहली बात तो हम यही कहेंगे, द गिवन केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन व्हिच इन्वॉल्व्स एंटी एडिशन। सबसे पहली बात हमको क्या ध्यान रखनी है कि जो हेलोजन का एडिशन होता है किसी एल्कीन पर, वो एंटी एडिशन का एग्जांपल है। और ये कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसकी? एल्कीन की, जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें एंटी एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, जब हम बात करते हैं एंटी एडिशन की, तो हम क्या कहेंगे? Here, both the groups get attached on the compound in the same plane but from the opposite side. जब हम एंटी एडिशन की बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि एक ही प्लेन के अंदर उस कंपाउंड पर दोनों ग्रुप्स जाके जुड़ेंगे, लेकिन ऑपोजिट साइड से। ठीक है, अब जो केमिकल रिएक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कैसे होगी? तो द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। जरा स्टेप्स को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे मेजर प्रोडक्ट उस रिएक्शन का बना है। ओके, तो देखिए ध्यान से, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास साइक्लिक अनसैचुरेटेड ईथर है विच इज रिएक्टेंट, और ब्रोमीन का इसके ऊपर अटैक होगा। तो आपको पता है यहाँ पे ब्रोमीन लिया है आपने, तो ब्रोमीन में जब Br Br बॉन्ड ब्रेक होगा तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन यहाँ पे बनेगा। तो आप देख सकते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। यहाँ पे जब ये मैथिल जो मैथनॉल जो है उसका अटैक होगा यहाँ पे, तो मैथनॉल जैसे अटैक करेगा तो रिंग ब्रेक होगा, और आप देख सकते हैं कि मैथनॉल ऑपोजिट साइड से जाके जुड़ेगा जिस साइड से Br ने आके अटैक किया था। तो आप देख सकते हैं Br जिस साइड से जुड़ रहा है उसके ऑपोजिट साइड से OCH3 आके जुड़ रहा है। ओके, तो हम क्या कहेंगे? Br विल बी ऑन द बैक साइड एंड OCH3 ग्रुप विल बी ऑन द फ्रंट साइड। दिस विल बी इज योर मेजर प्रोडक्ट। ओके, सो मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज द गिवन इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। देखिए, और ये कहाँ गिवन है मेजर प्रोडक्ट? दिस मेजर प्रोडक्ट इज गिवन इन ऑप्शन ए, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 मैं कहूंगा एक तरह से ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उस समय। अगर आपको रिएक्शंस पता है तो ये मॉडरेट क्वेश्चन है, अदरवाइज ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि रिएक्शन जनरली आप याद नहीं रखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन रिएक्शन 2A is your reactant. It firstly reacts with twice of magnesium tetrahydrofuran की presence में, then it reacts with methyl benzoate and then acidic hydrolysis उसका कराएंगे, तो आपको desired product मिल जाएगा। The name of this product is triphenyl methanol। तो triphenyl methanol जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैसे मिलेगा, उसका रिएक्टेंट ए क्या है वो आपको बताना है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, फिर हम इसके आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए सेज बेंजिल ब्रोमाइड, बी सेज ब्रोमोबेंजीन, सी इज साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड एंड डी इज मैथिल ब्रोमाइड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, दैट इज ब्रोमोबेंजीन। जो आपका रिएक्टेंट ए है वो ब्रोमोबेंजीन है। अब कैसे है, तो जरा देखिएगा ध्यान से। जब हम सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन की बात करें तो आपने लिया है ब्रोमोबेंजीन ए, इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम। तो आपको पता है एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करा रहे हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की प्रेजेंस में, तो वहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। मैग्नीशियम मेटल यहाँ पे Br और C के बीच में आके सैंडविच हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दैट इज फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो सबसे पहले जो आपने रिएक्टेंट ए लिया है उसकी रिएक्शन ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम मेटल और टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन के साथ कराएंगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जैसा कि हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मैग्नीशियम मेटल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और एल्काइल और फिनाइल ग्रुप जो भी यहाँ पे है, दैट इज जहाँ जिसकी अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं वो फिनाइल ग्रुप है, तो उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज जब सेकंड स्टेप में मेथिल बेंजोएट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोनिल ग्रुप में पोलैरिटी होती है C प्लस और O माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस रहते हैं, जिसपे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये जो फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप का नेगेटिव चार्ज जाके कहाँ अटैक करेगा? इस C पर। तो देखिए जिससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे अटैक किया कार्बोनिल पर, तो यहाँ पे C पे फिनाइल ग्रुप आके जुड़ गया और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? O की तरफ, तो O पे माइनस चार्ज आया है।
यहाँ पे जो स्पीसीज फॉर्म होती है, ये नेगेटिव चार्ज अपना ऑक्सीजन यहाँ रखेगा, तो ये OCH3 ग्रुप यहाँ से लीव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड OPH दैट इज बेंजोफिनॉल। ओके, अब आगे देखिए, अब आप देख सकते हैं फिर से फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस बेंजोफिनॉन के साथ रिएक्शन करेगा। तरीका वही है, मैग्नीशियम मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फेनिल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो कार्बन पे अटैक करने से फेनिल ग्रुप यहाँ जुड़ गया और MgBr जो है वो O के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो O पे माइनस C पे प्लस आएगा, C पे प्लस आने से फेनिल यहाँ जुड़ गया और MgBr O के साथ जुड़ गया। तो आपके पास स्पीसीज क्या बन जाएगी, PHC PH PH O माइनस MgBr। और ये जो एडक्ट बना है, एडिशनल प्रोडक्ट बना है, इसका आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपके पास ट्राइफेनिल मैथनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो ट्राइफेनिल मैथनॉल का फॉर्मेशन हुआ है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। ओके, तो हम क्या कह देंगे, hence the correct answer is option B which says bromobenzene। ओके, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे हुआ क्या था। द फर्स्ट स्टेप जिसकी हमने बात की है यहाँ पे, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फ्रॉम कंपाउंड ए ब्रोमोबेंजीन। तो जैसा कि आपने देखा, आपने कंपाउंड ए क्या लिया, ब्रोमोबेंजीन, उससे आपने क्या बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया जिसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन मैथिल बेंजोएट जो कि एक एस्टर है विद ग्रिग्नार्ड रीजन फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जो कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, उसकी रिएक्शन आपने मैथिल बेंजोएट के साथ कराई है, एस्टर है जो कि with Grignard reagent that is phenyl magnesium bromide resulting in the formation of benzophenone। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, आपने मैथिल बेंजोएट एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवाई, जिससे कि आपके पास बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हुआ। फिर आया थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, द थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स द रिएक्शन बिटवीन द बेंजोफिनोन एंड ग्रिग्नार्ड रीजन। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, फिर से बेंजोफिनोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ करवाई फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट which on further hydrolysis give the desired product triphenyl methanol। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ये एक तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि ये सारी रिएक्शन सीक्वेंस एक साथ आपको याद रहे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस और द रिएक्शन सीक्वेंस विल नॉट गिव एसिटोफिनोन एज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए सेज you have benzaldehyde and you are reacting it with methyl magnesium bromide, and in the second step you are oxidizing it Na2Cr2O7 with acidic medium H+। okay, ऑप्शन बी में सबसे पहले आप क्या, आपको क्या दे रखा है, एथेनॉल आप लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ और फिर सेकंड स्टेप में पीसीसी द्वारा उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ओके, इसी तरह आगे देखिए ऑप्शन सी और डी क्या है। ऑप्शन सी में आपके पास एक एस्टर है एथिल बेंजोएट, उसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं 2 मोल्स ऑफ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, और ऑप्शन डी में आपके पास बेंजोइल क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अलोंग विद कैडमियम क्लोराइड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर सी, जिससे कि आपको एसिटोफेनॉन नहीं मिल पाएगा। वो है कि एथिल बेंजोएट की रिएक्शन आप कराएं 2 मोल्स ऑफ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और आगे भी कई बार बताता रहूंगा कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि करेक्ट क्वेश्चन का मतलब उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है और बाकी आंसर क्यों करेक्ट नहीं है, उसमें क्या कमी है। तो हम इसके एक्सप्लेनेशन में चारों रिएक्शन को समझते हैं कि उनसे कैसे एसिटोफिनोन बनता है, मतलब 3 रिएक्शन में कैसे एसिटोफिनोन बन रहा है, और सी ऑप्शन में रिएक्शन से एसिटोफिनोन कैसे नहीं बनेगा। ओके, तो लेट्स सी ऑल द रिएक्शंस वन बाय वन। तो बात करें एक एक करके सभी रिएक्शंस की, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन इन ऑप्शन ए गिव्स एसिटोफिनोन एज द मेजर प्रोडक्ट। जो आपके पास रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी है ऑप्शन ए के अंदर, वहां से एसिटोफिनोन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में, मेजर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने लिया है मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और अभी मैंने आपको बताया मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्या होगा, मैग्नीशियम मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं बेंजल्डिहाइड के साथ, ये कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी पे प्लस और ओ पे, सी पे पार्शियल पॉजिटिव और ओ पे पार्शियल नेगेटिव रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे हाई है, तो ऑब्वियसली जो CH3 ग्रुप है इसका अटैक कहाँ होगा, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर। तो जैसे ही मिथाइल ग्रुप ने इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक किया, तो ये आपके पास एडिशनल प्रोडक्ट बन गया, CH3 ग्रुप आके जुड़ जाएगा कार्बन पर, MgBr जो है वो O के साथ जुड़ जाएगा,
तो ये एडिशनल प्रोडक्ट बन गया। और जब आप इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो Na2Cr2O7 लेके ऑक्सीडेशन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यू विल गेट C6H5COCS3 दैट इज एसिटोफिनोन एज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो आपने ए में रिएक्शन सीक्वेंस ली है बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, और फिर उसकी फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम डाइक्रोमेट और एसिडिक मीडियम में, तो वहां से आपके पास एसिटोफिनोन बन जाएगा। अब जरा देखें बी में क्या होगा, लेट्स सी। तो बी में भी हमने यही कहा, द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन इन ऑप्शन बी गिव्स एसिटोफिनोन एज द मेजर प्रोडक्ट। जो ऑप्शन बी में भी रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी है वहां से भी आपके पास मेजर प्रोडक्ट के रूप में एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे भी तरीका वही है, आपके पास रिएक्टेंट है एथेनॉल जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और उसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। मैग्नीशियम मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, फेनिल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला फिनाइल ग्रुप कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर, तो सी पे फिनाइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा और MgBr जो है वो O पे आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHOH C6H5। इसका यहाँ जो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, वहां पे आप जब पीसीसी के साथ उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो आप सभी जानते हैं पीसीसी पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट के द्वारा जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और 2 डिग्री अल्कोहल से आपके पास कीटोन का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, तो पीसीसी द्वारा ऑक्सीडेशन कराने पर यहाँ पे जो अल्कोहल वाला पोर्शन है, CHOH वाला ग्रुप पार्ट है, इट विल गेट ऑक्सीडाइज इनटू C डबल बॉन्ड O, यानी सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CO C6H5 which is known as एसिटोफिनोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी में भी आपके पास गिवन रिएक्शन सीक्वेंस से एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें ऑप्शन सी। जैसा कि हमने कहा, द रिएक्शन कंडीशन गिवन इन ऑप्शन सी विल नॉट गिव एसिटोफिनोन एज द मेजर प्रोडक्ट बट इट विल गिव टर्शरी अल्कोहल। यानी जो रिएक्शन कंडीशन आपको दे रखी है ऑप्शन सी में, उससे एसिटोफिनोन तो नहीं बनेगा लेकिन उससे टर्शरी अल्कोहल आपको मेजर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हो जाएगा। कैसे होगा, तो आप देखिए इसकी रिएक्शन सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने लिया है, मैग्नीशियम मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एथिल बेंजोइड के साथ। यहाँ पे भी एस्टर के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ओ पे पार्शियल नेगेटिव। तो मिथाइल ग्रुप कहाँ आके अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर। तो आपके पास जो स्पीसीज फॉर्म होगी दैट इज द एडिशनल प्रोडक्ट विल बी C6H5CO- एंड CCS3OC2H5। ओके, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है वहां से OC2H5 ग्रुप लीव हो जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा एसिटोफिनोन। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में 2 मोल्स ऑफ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दे रखा है, एसिटोफिनोन बनेगा जरूर, लेकिन अब जब सेकेंड मोल आप फिर से लेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, तरीका वही है। ये एक कीटोन है, कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, सी पे पार्शियल पॉजिटिव, ओ पे पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव, मिथाइल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव। ये मिथाइल ग्रुप कहाँ अटैक करेगा, सी पे, और यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, और वापस जब उसका सब्सिक्वेंट हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपके पास टर्शरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, C6H5CS3CS3OH, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, जो टर्शरी अल्कोहल है वो फॉर्म होगा। यानी अगर आप यहाँ पे 1 मोल ऑफ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हो तो एसिटोफिनोन बनेगा, लेकिन जब आपने 2 मोल्स लिया है क्वेश्चन में तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट टर्शरी अल्कोहल है, ना कि एसिटोफिनोन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन रुकिए, अभी इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी भी दे रखा है, उससे भी देख लेते हैं कि एसिटोफिनोन कैसे बनता है। The reaction condition given in option D will also give acetophenone as the major product। जो एसिटोफिनोन है वो ऑप्शन डी में भी बनेगा, उसकी रिएक्शन कंडीशन के द्वारा भी बनेगा। कैसे बनेगा, तो ऑप्शन डी में जो आपके पास रिएक्टेंट है वो है बेंजोइल क्लोराइड, उसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और कैडमियम क्लोराइड से। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और कैडमियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्शन करते हो तो आपके पास रिएजेंट अवेलेबल है डाई एल्किल कैडमियम, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो डाई मेथिल कैडमियम आपके पास अवेलेबल है। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ के अटैक करेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, C6H5COCS3 एसिटोफिनोन एज द प्रोडक्ट। अब एसिटोफिनोन जो यहाँ पे बना है वो डायल्किल कैडमियम के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, मतलब आपका रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बना है एसिटोफिनोन वही रहेगा। यानी कि चाहे भले ही आपके पास डायल्किल कैडमियम अवेलेबल है बट इट विल गिव नो रिएक्शन विद एसिटोफिनोन। Hence the correct answer of this question is option C, which is the correct answer, and I think it is the difficult question as far as the question level is concerned. Okay, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मेजर प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये एक तरह से मॉडरेट क्वेश्चन है,
मॉडरेट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया देखिए जरा, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। आपके पास एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसमें आप अल्कोहल की रिएक्शन अनसैचुरेटेड ईथर के साथ करवा रहे हो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, और यहाँ आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा है। जैसे कि आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आपको बताना था मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन में क्या बनेगा। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है ऑप्शन डी, विच इज द करेक्ट आंसर। अभी कैसे आया तो जरा उसको समझते हैं, रिएक्शन कंडीशन को देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। हम इस रिएक्शन को ऐसे समझ सकते हैं कैसे हुआ होगा। जैसे कि आप देखते हैं डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर यहाँ रखेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और O पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और ये जो H प्लस मतलब ये जैसे इलेक्ट्रॉन रखेगा तो H प्लस आके यहाँ ऐड होगा। सो व्हाट विल हैपन इन द फर्स्ट स्टेप, O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे H आके जुड़ गया। अब ये जो वापस अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा O पे, क्योंकि O पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, तो वापस से डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस O पे आएंगे तो O पे पॉजिटिव चार्ज से वापस लोन पेयर आ जाएगा और इस C पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी इस कार्बन पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो अल्कोहल है उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बन पर, और वहां पे अल्कोहल अपना प्रोटॉन जैसे ही देगा तो एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सोनियम आयन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, और वहां से इस OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा और ऑक्सीजन वापस इलेक्ट्रॉन लेगा और H प्लस को फ्री करेगा और वहां से आपके पास डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक बार देख सकते हैं आप ध्यान से, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा। सबसे पहले ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ रखा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन से कहां गए, H प्लस के पास। तो सबसे पहले प्रोटॉन का एडिशन हुआ, प्रोटोनेशन हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दिए गए। फिर क्या हुआ, इस O के पास वापस लोन पेयर आ गए तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर इस अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। अल्कोहल के न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन पे वापस लोन पेयर आ गया, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सोनियम आयन लाइक स्ट्रक्चर बन गई। इस ऑक्सोनियम आयन ने H प्लस OH बॉन्ड का क्लीवेज करके H प्लस को रिलीव किया, और जैसे यहां से H प्लस रिलीज हुआ तो ये डिजायर्ड प्रोडक्ट आपके पास बन गया, विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब एक बार इसको थ्योरेटिकली भी समझ लेते हैं। The above sequence of reaction involves the addition of proton in the first step। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन का एडिशन हुआ, followed by nucleophilic attack of alcohol in the second step। सेकंड स्टेप में अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, एंड डीप्रोटोनेशन अकर्स इन द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन, जिससे आपको करेक्ट आंसर डी मिल गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 एक तरह से इजी क्वेश्चन है अगर आपको कंसेप्ट आता है तो। कीटोन चैप्टर से है ये, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर से है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन विल नॉट गिव इनेमिन ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमीन्स। ठीक है, आपको बताना है कि आपके पास यहाँ पे 4 कीटोन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा कीटोन ऐसा है जो सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराने पर इनेमिन नहीं देगा। आपके ऑप्शंस हैं ए, जिसमें आपके पास दे रखा है डाई एथिल कीटोन, बी एथिल मैथिल कीटोन, सी डाई टर्शियरी ब्यूटिल कीटोन एंड डी साइक्लोहेक्सेनोन। देखिए जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर सी। कैसे आया तो जरा उसको देखते हैं। देखिए जरा एक्सप्लेनेशन की जब हम बात करें तो सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए कि इनेमिन फॉर्मेशन भी क्या है। एक एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का, यानी जब कभी भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन की जब हम बात कर रहे हैं वो रिएक्शन करेगा, इनेमिन फॉर्मेशन जब होगा वहां पर, तो वहां पे वो जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से होगी। ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म इनेमिन from the reaction of carbonyl compound with secondary amine, the carbonyl compound must possess alpha hydrogen atom। यानी अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करके इनेमीन फॉर्मेशन करता है तो उसके लिए कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। अब जो यहाँ पे कीटोन की बात कर रहे हैं ऑप्शन सी में डाई टर्शियरी ब्यूटिल कीटोन की, उसको देखिए ध्यान। आप जैसा कि ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पे, सिंस इन दिस कीटोन डाई टर्शियरी ब्यूटिल कीटोन नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। इसकी स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, ये टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप हो गया, ये भी टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप हो गया, दोनों को मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये अल्फा कार्बन हो गया। इस दोनों अल्फा कार्बन पर यहाँ पे राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, इधर भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम इन अल्फा कार्बन पर अटैच नहीं है, देयरफॉर इनेमिन फॉर्मेशन डू नॉट अकर, इनेमिन फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके साथ एक और मजेदार और इंटरेस्टिंग बात जुड़ी है, देखिए ध्यान से। In above ketone, carbonyl group is highly sterically hindered due to steric crowding by tertiary butyl group. Okay, therefore the attack of nucleophile secondary amine will not be possible on the above ketone।
आप इस कीटोन को देख सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप है, वो हाईली स्टेरिकली हिंडर्ड है क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग टर्शियरी ब्यूटिल के द्वारा हो रखी है। इसका मतलब हुआ कि जो सेकेंडरी अमीन है, न्यूक्लियोफाइल है, उसका अटैक पॉसिबल ही नहीं होगा इस कीटोन पर और इनअमीन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ओके, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हम आ गए क्वेश्चन नंबर 20 पे। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन ए का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 20। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन पूछा गया है। एक सिंपल और इजी क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा तड़का एरोमेटिसिटी का लगाया गया है, पर फिर भी ये मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन है अगर आपको आता है तो। ठीक है, इजी क्वेश्चन क्या है देखो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन नंबर 20। एन एंटीसेप्टिक डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स। अगर आपको पता है, याद है कि डिटॉल किसका मिक्सचर है, तो आप इस क्वेश्चन को बिना पढ़े ही कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि ऑप्शन में क्या है ए और क्या है बी। ए और बी दो कंपाउंड से मिलकर डेटॉल बना है। जहां ए है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और बी है उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो व्हाट इज बी, ध्यान से देखना, व्हाट इज बी। ए जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो नहीं पूछा है, बी जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूछा है, वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपके ए बायोथायोनल, बी टर्पिनल, सी क्लोरोजाइलिनॉल एंड डी क्लोरोम्फेनिकॉल। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी टर्पिनॉल, बिकॉज आपको यहाँ पे बी की बात कर रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले कंपाउंड की बात कर रहा है जो कि है टर्पिनॉल। तो जरा एक बार देखिए जरा डेटॉल का स्ट्रक्चर कैसे, दो कंपोनेंट्स ए और बी कैसे होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल। Chloroxylenol has 6 pi electrons while terpinol has 2 pi electrons. इसका मतलब हो गया, hence compound A is chloroxylenol while the compound B is terpinol. Okay? आप देख सकते हैं कंपाउंड A कौन है, क्लोरोजाइनोल, जिसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और कंपाउंड B कौन है, टर्पिनॉल, जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और आपसे पूछा है कंपाउंड B, तो कंपाउंड B क्या हो जाएगा, टर्पिनॉल। ओके, hence the correct answer is option B, the compound B is terpinol. Okay students, तो इस तरह से आपने देखा बोहरा केमिस्ट्री एकेडमी पे हमने आज जेई मेन जून 2022 एग्जाम के 25 जून 2022 के इवनिंग शिफ्ट के पेपर का पार्ट 2 का डिस्कशन किया। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक का डिस्कशन किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिसमें हमने सारे उनके आंसर्स और उनके एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल सारा डिस्कस किया। इसके बाद हम पार्ट 3 की बात करेंगे, जहां पे हम जो न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जेई मेन के जितने भी पेपर अब जो मैं आपके सामने वीडियो रखूंगा या जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, वो सारे पार्ट्स के रूप में बनाए जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच। और आपको जो भी इस वीडियो में डाउट रहा हो, कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जिसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।